नमस्ते दोस्तों। आज हम 1 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स स्टडी करेंगे। अगर किसी को भी करंट अफेयर्स की डेली लिंक पीडीएफ लगती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ पे डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। जो 1 जुलाई 2024 का करंट अफेयर है उसमें जो सबसे पहली न्यूज़ हमें देखने मिल रही है वो न्यूज़ है केस फॉर बफर फूड पॉलिसी को लेके। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो एक केस है फॉर बफर फूड पॉलिसी। ये जो बफर फूड पॉलिसी है ये होती क्या है, ये सबसे पहले समझने के लिए हमें एक आइडिया लेनी पड़ेगी पहले कि ये सिलेबस कहा जाता है। इसका सिलेबस जाता है GS2 और GS3 में। अब यहाँ पे बात की जा रही है बफर यानी जो ज़्यादा का रखा जाता है, एक्स्ट्रा का फूड है ना, बफर फूड जो रखा जाता है उससे रिलेटेड पॉलिसी को लेके ये करंट अफेयर है। अब हुआ क्या है कंटेक्स्ट में, तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है ये बढ़ी है बेस्ड ऑन ऑफिशियल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो महंगाई यानी वो जो कंज्यूमर जिस रेट से खरीद रहा है उसको कंज्यूमर प्राइस कहते हैं। जिससे कंज्यूमर खरीदते हैं, कस्टमर्स खरीदते हैं शॉप वालों से, वो प्राइजेस बढ़े हैं, गुड्स के वो प्राइजेस बढ़े जो कंज्यूमर जिसमें खरीदते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स भी होता है, उसमें होलसेलर जिस प्राइस से खरीदता है वो प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो उसको होलसेलर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और कंज्यूमर जिस प्राइस से खरीद रहा है वो अगर बढ़ रहे हैं तो उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अगर इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, तो ये 8.69% रहा है सीरियल्स के लिए। सीरियल्स जो है उसके लिए ये रहा है मई में 8.69%, यानी ऑलमोस्ट ट्वाइस था, ऑलमोस्ट ट्वाइस है एज मच एज फॉर पल्सेस की अगर देखा गया तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दाल और इसमें महंगाई बहुत बढ़ी है 17.14%, और अगर हम सीरियल्स की बात करें तो ये आता है 8.69%। अब हम ये देख रहे हैं कि जो रेट्स है ये प्रोबेबली बहुत हाई रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई रही है। अब महंगाई जो रही है उसमें अगर एक चीज़ बात करें हम बफर की, बफर यानी जो एक्स्ट्रा का हमने रखा हुआ था उसकी अगर बात करें तो जो सेल है फ्रॉम बफर स्टॉक्स। अब क्या होता है, जब देखिए महंगाई कब बढ़ती है, सबसे पहले ये देखते हैं सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और वो सप्लाई कम हो रहा है तो उसकी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि कम चीज़ों की डिमांड बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इतना अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए फिर महंगाई बढ़ानी पड़ती है। अगर महंगाई बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। महंगाई कम करनी है तो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई बढ़ा दिया गया तो महंगाई कम हो सकती है, बट सप्लाई बढ़ाने के लिए उतने हमारे पास प्रोडक्शन तो होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं इंडिया में कि जब भी हमारे कोई फूड के आइटम्स होते हैं तो उसको हम बफर में रखते हैं। बफर में यानी एक्स्ट्रा का कुछ रखते हैं, एक्स्ट्रा का रखते हैं, और जब महंगाई बढ़ने लगती है तो वो निकालते हैं हम अंदर से। जैसा आप ले लो कि हमारे पास 100 किलो हमने मार्केट में बेच रहे हैं और 100 किलो बफर में रखा है। अब डिमांड 100 किलो की है तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, महंगाई नहीं बढ़ रही है, बट डिमांड एक अचानक से 150 किलो की आ गई तो हम यहाँ का 50 निकाल के यहाँ डाल सकते हैं ताकि महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 50 किलो भी अवेलेबल था। इसलिए बफर में रखा जाना चाहिए जो भी खाना है वो, स्पेशली वीट और चना, क्योंकि हमारे यहाँ ये सबसे ज़्यादा चलता है। वीट चना यानी चिकपी जिसे कहा जाता है, बिल्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी ड्यूरिंग सरप्लस प्रोडक्शन ईयर। अब ये चीज़ अच्छे से समझना, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले यहाँ कहा क्या जा रहा है कि इन्फ्लेशन तब ज़्यादा बढ़ता है जब सप्लाई कम हो जाता है। जब हमारे पास प्रोडक्शन कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तब हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है। बट हमें सप्लाई अच्छा करने के लिए जिस साल ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, ये अच्छे से याद रखना, जिस भी साल हमारा सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस यानी ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, उस वक्त से हमें कुछ स्टोर करके रखना चाहिए, कुछ स्टॉक में रखना चाहिए, यानी कुछ हमें बफर में रखना चाहिए, ताकि जब कम पड़े तो फिर हम उस बफर को निकाल के यूज़ कर सकें। अगर हम बफर को निकाल के यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि महंगाई कंट्रोल में आ सकती है, क्योंकि जितनी डिमांड है उतना हमारे पास अवेलेबल रहेगा। कुछ ऐसे साल होते हैं जब प्रोडक्शन कम होता है, कभी कभी मानसून ख़राब होता है, कभी कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिससे प्रोडक्शन कम होता है, बट जब भी प्रोडक्शन अच्छा हो तो याद रखना चाहिए कि उसे बफर में रखना होगा। तो बफर में रखी हुई चीज़ काम आती है, स्पेशली वीट और चना तो रखना ही चाहिए। अब CPI इन्फ्लेशन ओवरऑल देखा गया तो 4.75 ईयर ऑन ईयर रहा है। मई में वो था 4.75, अभी आप देख रहे 8.69 तक पहुंच जाता है। वॉज द लोएस्ट इन 12th मंथ, 12 महीने में सबसे कम इन्फ्लेशन जो रहा है वो इतना रहा है 4.75। और अगर देखोगे तो इट वुड नॉट हैव बीन लोअर हैड रिटेल फूड इन्फ्लेशन नॉट स्टेड एलिवेटेड एट 8.69। आप देख रहे हो बेचने के जो रेट थे वो, ये जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये यहाँ पे इतना कम था जो यहाँ तक जाके पहुँचा 8.69 तक।
तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें फिर स्टॉक में अच्छी चीज़ें रखनी चाहिए थी। अब ये बढ़ इसीलिए रहा है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वीट अवेलेबल नहीं होगा, हमारे पास ज़्यादा चना अवेलेबल नहीं होगा। चना और वीट अगर हम ज़्यादा अच्छे से रखें बफर में तो ऐसे वक्त हम निकाल सकते हैं जब उसकी कमी पड़ रही है। याद रखना ये चीज़, याद रखना ये फॉर्मूला, अगर खरीदने वाले कम है, अगर खरीदने वाले 100 लोग हैं और आइटम्स भी 100 है तो फिर महंगाई ना बढ़ेगी ना कम होगी। खरीदने वाले 50 हैं और आइटम्स आपके पास 100 है तो आपको सस्ता करना पड़ेगा तभी ज़्यादा बिकेगा। अगर खरीदने वाले 500 है और आपके पास 100 आइटम हैं तो खरीदने वाले ज़्यादा, आइटम्स कम, तो महंगाई भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की डिमांड जितनी बढ़ती है उसको उतना महंगा किया जाता है। तो यही अगर हमें हमारे जो फूड इंडस्ट्री में नहीं ऐसा होने देना है तो हमें पहले से बफर को अच्छे से रखना पड़ेगा। अब बफर के लिए देखिए क्या सोचा गया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में लिख के रखिएगा और कभी भी इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखिएगा, कहाँ पे है, किस अथॉरिटी के अंडर आता है या फिर कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ओपन मार्केट सेल स्कीम ब्रॉट डाउन रिटेल इन्फ्लेशन इन सीरियल्स एंड व्हीट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव हाई। देखो कितना था, सीरियल्स में कितना इन्फ्लेशन बढ़ा था, 16.73% महंगाई बढ़ी थी और वीट में महंगाई बढ़ी थी 25.37%। देखो तो ये जो है इसको क्या करना पड़ा, इस इन्फ्लेशन को नीचे लाना पड़ा। नीचे कैसे लाएंगे, और ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल करा के। अगर महंगाई बढ़ी है तो हमें प्रोडक्शन और कराना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है तो बफर में रखी हुई चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो इन्होंने ऐसा ही करके लगभग इसको 8.79 पे लाया है। देखो इतना था, उसको 8.79 पे लाया गया और हम देखेंगे तो फरवरी में यहाँ तक लाया गया और मई तक हम कहेंगे कि उसको 6.53% तक लाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही है इसमें हमको ये पता चल रहा है कि भाई महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। आपको ये पता है कि महंगाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया फूड प्राइसेस बढ़ने के पीछे के कारण है क्लाइमेट चेंज। आजकल बारिश कम हो रही है, जब बारिश कम हो रही है तो फसलें अच्छी नहीं आ रही है। जब फसलें कम रहेगी और हम खाने वाले इतने हैं, हमारा डाइट बढ़ रहा है दिन ब दिन। हम जब छोटे थे तो हम 2 रोटियां खाते थे, बड़े हो गए तो 4 रोटियां खाने लगे, और बड़े हो जाएंगे तो 5 रोटियां खाएंगे। फिर कुछ लोग जिम लगा लेंगे और खाएंगे। कहाँ से लाएंगे इतना खाना जब हमारे पास बारिश ही नहीं है। तो जब भी अच्छा आता है तब क्या करके रखना चाहिए, सरकार ने बफर में रखना चाहिए। यही हमें यहाँ पता चलता है। ड्राई स्पेल्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी ऐसे दिन जिस दिन बारिश नहीं होती ऐसे दिन बढ़ रहे हैं। रेनी डेज कम हो रहे हैं और देख रहे हैं तो इंटेंस आती है बारिश तो इंटेंस आती है, बहुत सारी आती है और पूरा नुकसान। नहीं आती तो बिल्कुल नहीं आती हैं। तो ऐसी जो बारिश बोलते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी होती रहनी चाहिए, वैसे बारिश नहीं मिल रही है और विंटर भी बहुत कम हो रहे हैं। हीट वेव्स बहुत खतरनाक है, ऐसी गर्मी आ रही है कि पूरा सब का सब सूख जाएगा आपका अनाज, ये जो भी आपने फसलें लगाई है वो पूरी। ये बहुत ख़राब ये है, इसलिए डिफ़िकल्ट हो रहा है आरबीआई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिडर नहीं कर पा रहा है मॉनेटरी ईजिंग और कटिंग इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाए बैंक के तो देखो क्या होगा। इंटरेस्ट रेट अगर कम कर दिए जाए तो बैंक ज़्यादा लोन लेंगे, ठीक है। देखो इंटरेस्ट रेट किसके, आप समझ जाओ, आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट से बाकी बैंक्स को लोन देता है, अगर आरबीआई ने ये इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो बैंक ज़्यादा रेट लेंगे, लोन लेंगे। अगर बैंक ज़्यादा लोन लेंगे तो बैंक के पास आरबीआई के पास से इधर ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र होने लगेगा। बैंक के पास ज़्यादा पैसा आने से लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, क्योंकि लोग भी लोन लेंगे। बैंक के पास ही पैसा नहीं है तो लोगों को लोन कहाँ से देगी। तो बैंक आरबीआई सोच रहा है कि हमें इंटरेस्ट रेट कट डाउन करने चाहिए क्या, क्योंकि कट डाउन किया तो लोगों के पास और पैसा बढ़ेगा। लोगों के पास और पैसा बढ़ेगा तो लोग और डिमांड करेंगे और अनाज खरीदने जाएंगे, उसकी महंगाई और बढ़ती जाएगी। ऐसे प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसलिए समझ नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट टू इज फोर्स टू रिसोर्ट द अनडिजायरेबल मेजर सच एज रेस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट। इंडिया में ही यूज़ करने के लिए नहीं बचा है तो हम एक्सपोर्ट करके बाहर क्या भेजेंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या जा रही है कि हम अच्छे से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जो भी स्टॉक लिमिट्स है वो भी है, इम्पोजिंग प्रोड्यूस स्टॉक लिमिट्स या फिर ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स किसको कितना देना चाहिए उस पर भी लिमिटेशन डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर बाकी लोग ही ज़्यादा लेके चले जाएँ तो लोगों को क्या मिलेगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ रहा है कि पहली बात तो हमें इंडिया से बाहर नहीं भेज पा रहे, यानी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास ही उसके उतना खाने के लिए अवेलेबल नहीं है फिलहाल। और एक चीज़ सोचिए, अगर बारिश बहुत ख़राब होने लग गई, बहुत कम होने लग गई ना, तो फिर तो अनाज इतना महंगा हो जाएगा कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब भी अच्छा हुआ बफर में रखते चलिए। एक पॉसिबल वे आउट है ना, हम कहेंगे वुड बी बिल्ड बफर स्टॉक। गवर्नमेंट को बफर स्टॉक बना के रखने चाहिए।
जब भी ज़्यादा का अनाज आया तो उसको स्टोर करके रखो और जब भी कम पड़ रहा है उसको लाओ ताकि महंगाई ना बढ़े। ये सब काम गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, जितने भी एसेंशियल फूड आइटम्स है उसके रिलेटेड, तभी महंगाई उतनी नहीं रहेगी। तो अगली बात है देयर इज स्कोप। अब अगली बात आपको ये भी बताता हूँ, देखो एक और चीज़ ये है कि देयर इज स्कोप, एक और स्कोप है यहाँ पे सरकार के लिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक है कि आपको बफर स्टॉक बनाना पड़ेगा, दूसरा है देयर इज स्कोप टू नॉट ओनली एक्सपांड प्रोक्योरमेंट्स ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड बट एक्सटेंड इट टू स्टेपल वेजिटेबल्स, क्योंकि वेजिटेबल में भी बहुत महंगाई बढ़ती है। कभी नींबू बहुत महंगा हो जाता है, कभी प्याज बहुत महंगे हो जाते हैं। अब हम सिर्फ सोच नहीं पा रहे कि दाल चावल, कोई सिर्फ दाल चावल खा के, कोई सिर्फ दाल और रोटी खा के तो ज़िंदा नहीं रहेगा, लोगों को वेजिटेबल्स की भी ज़रूरत है। तो वेजिटेबल्स के लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। पल्सेस के लिए आप सोच रहे, ऑयल सीड्स के लिए सोच रहे, इसके लिए सोचना पड़ेगा। मिल्क पाउडर के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिल्क भी बहुत एसेंशियल माना जा रहा है। अब मिल्क नहीं है तो फिर मिल्क पाउडर का यूज़ लोग करेंगे और मिल्क पाउडर के थ्रू वो जो भी खाना है उसमें फिर वो यूज़ करेंगे। जैसे अनियन है, स्टेपल वेजिटेबल देखो, अनियन है, पोटैटो है, टोमेटो है, ये ज़्यादातर स्टोर किया गया। प्रोक्योर्ड कैन बी स्टोर्ड इन डिहाइड्रेटेड प्रोसेस्ड फॉर्म, है ना, सच एज पेस्ट। अब खुद ही सोचो भाई, हम वेजिटेबल्स को कैसे रखेंगे? वेजिटेबल को स्टोर रखेंगे तो वेजिटेबल ख़राब हो जाएंगे। ऑनियन स्टोर करके रख रहा हो तो ऑनियन ख़राब हो जाएगा। अगर मैं पोटैटो ज़्यादा स्टोर करके रख रहा हूँ, पोटैटो टोमेटो ये सब ख़राब हो जाएंगे। तो इनको इन फॉर्म ऑफ पेस्ट हमको रखना पड़ेगा, पेस्ट, इनकी पेस्ट बना के फिर उसके पैकेट्स बना के बेचने पड़ेंगे। यानी कल जाके अगर प्याज महंगा हो रहा है तो फिर लोग वो पेस्ट तो भी खरीद पाए, क्योंकि पेस्ट आपने पहले ही बफर में रखी थी स्टॉक में। एक तो आप पेस्ट रख सकते या फिर फ्लेक्स रख सकते, सुखा के रखो, या उसका प्यूरी बनाओ जूस जैसा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में, और वो बेचो। लोगों को क्या है, सब्जी में टमाटर ही डालना है ना, काट के मिक्सर में उसको प्यूरी बना के लोग यूज़ करें, या डायरेक्टली मार्केट से प्यूरी खरीद के ला के यूज़ करें, चलता है। आपको सब्जी बनाने के लिए ऑनियन की पेस्ट लग रही, ऑनियन लग रहा है ना, उसकी पेस्ट बनाओगे घर पे, उससे अच्छा पेस्ट बना के ही उसको बफर में रख दो जब ज़्यादा आता है प्याज, क्योंकि प्याज को हम स्टोर कैसे करेंगे। तो ये अच्छे ऑप्शंस बताए जा रहे हैं और ऐसे होटल्स को बेचे गए, रेस्टोरेंट्स को बेचे गए, कैंटीन्स हो गए या बाकी इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ऐसे बेचे जाने चाहिए। पेस्ट बेचना चाहिए, फ्लेक बेचना चाहिए, प्यूरी बेचना चाहिए, सुखा के भी बेच सकते हैं, सुखा के रखा हुआ प्याज वो भी यूज़ हो सकता है। इतना ही नहीं तो अगर आपको गीला होना तो आप उसके पेस्ट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोगों को ज़्यादा लगता है ना, ज़्यादा कौन लेके जाते हैं, होटल्स वाले, रेस्टोरेंट्स वाले या फिर कैंटीन वाले, इनको ऐसा बेच के हम थोड़ा सा उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। दिस वुड इंश्योर दैट बोथ हाउस होल्ड एंड बल्क बायर जो है उनको कम्पीट नहीं करना पड़ेगा फूड शॉर्टेजेस के वक्त। होटल वाला भी लगा है, उसको भी खरीदना है, हम लोग भी लगे, हमको भी खरीदना है। अब खरीदेगा कौन, इसके ऊपर लगी है दोनों में कंपटीशन, और इस कारण बढ़ रही है महंगाई। तो हमको ये वाला ऑप्शन जो है दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। और पहला ऑप्शन है हमें बफर स्टॉक बनाना चाहिए। देखिए क्या क्या ऑप्शन है, अगर आप महंगाई को रोकना है तो पहले तो बफर स्टॉक बनाइए। दूसरा ऑप्शन है कि स्टेपल वेजिटेबल जो है उनके भी बफर बनाइए। बफर कैसे बनाएंगे, पेस्ट, फ्लेक्स या प्यूरी के फॉर्म में उसे बेचिए। फिजिकल कॉस्ट जो है मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स मे नॉट बी दैट मच, उतना नहीं होना चाहिए खर्चा जो आ रहा है बफर स्टॉक को रखने का। अगर आपका पूरा पैसा उसी में खर्च हो रहा है कि आप उसको अनाज को आप मेंटेन कर रहे, बफर करके रख रहे हो, तो द स्टॉक कमोडिटीज आर नॉट मीन टू बी गिवन आउट ऑफ फ्री एंड इंस्टेड ऑफ ऑफलोड ड्यूरिंग द स्कैरसिटी इन्फ्लेशनरी पीरियड्स एट नियर मार्केट प्राइजेस, तभी निकालना चाहिए। पहले तो आपने ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं करना चाहिए, जो भी बनाओगे इतना अच्छे से बनाओ कि ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। दूसरी बात, उसको बाहर तभी निकालो जब महंगाई बढ़ रही हो या फिर जब हमारे पास प्रोडक्शन कम हुआ हो, बाकी वक्त इसको निकालना नहीं पड़ेगा। ये जो स्टॉक कम्युनिटी है, कमोडिटीज़ है जो आपने स्टॉक करके आर नॉट मीन टू बी गिवन आउट फ्री, उसको फ्री में नहीं दे सकते आप। देखो फ्री में तभी देना पड़ेगा जब आपके पास अवेलेबल है। सरकार के पास अवेलेबल नहीं है, सरकार फ्री में कहाँ से देगी? तो सरकार को फिर उसमें थोड़े से मिनिमम कुछ चार्जेस चार्ज करके लेना पड़ेगा। एटलीस्ट जो लोग खरीद पा रहे हैं उनसे तो लेना ही पड़ेगा। ये सब हो सकती है। तो हम यही कहेंगे कि बफर स्टॉकिंग जो होती है यही एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एक्सेसिव वॉलेटिलिटी जो है फूड प्राइसेस, वॉलेटिलिटी यानी बहुत जल्दी जल्दी जो फूड प्राइसेस कम ज़्यादा होते हैं, उसको रोकने के लिए ये किया जा सकता है। कुछ लोग ना बफर में रख के ना गड़बड़ करते हैं। बफर में रख के गड़बड़ कैसे करते हैं? जैसे बफर करके रखते हैं उस कारण महंगाई बढ़ती है। जैसा अभी मैंने ज़्यादातर मेरे पास जो चीज़ें है उसको बफर कर दिया, मार्केट में वो चीज़ें कम अवेलेबल है, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं और चीज़ें अवेलेबल कम है, ऐसे वक्त महंगाई बढ़ेगी। बट मेरे पास ऑलरेडी बफर में रखा होता है मैंने, और फिर मैं उसको निकालता हूँ जब रेट्स अच्छे मिलने लगते हैं। ये गड़बड़, ये गलत बात है। आपको निकालने चाहिए और उतने ही रेट में बेचने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को ये करना पड़ेगा मेनली। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है, इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ थी। ये न्यूज़ इसीलिए थी क्योंकि
बफर स्टॉक पॉलिसी, हम बफर फूड पॉलिसी हमारी अच्छी बनानी पड़ेगी, नहीं तो मार्केट में इतने रेट बढ़ जाएंगे कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पहला करंट अफेयर था, इसका आपको जो सोर्स देखने मिलता है ये है इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस से ये करंट अफेयर आपको देखने मिलता है। चलो दूसरे करंट अफेयर की ओर चलते हैं, और दूसरा करंट अफेयर जो देखने मिल रहा है वो है लेबनान को लेके। एक ना एक देश आपको न्यूज़ में देखने मिलता है। कल जो देश आपको न्यूज़ में देखने मिला था, है ना, वो एक और था जो आपने कल देखा है। जिन लोगों ने करंट अफेयर कल के पढ़े होंगे उनको पता है, एस्टोनिया उन्होंने देखा। आज जो आप देख रहे हो लेबनान देख रहे हो। लेबनान जो देख रहे हो, इसका सिलेबस जो जाता है वो ज्योग्राफी से जाता है। हुआ क्या है, इजराइल हैड इशूड स्ट्रॉन्ग वार्निंग। इजराइल ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है और एक स्टेटमेंट दिया है दैट इफ वॉर वेयर टू ब्रेक आउट विथ हेजबोला, हेजबोला करके जगह है, इसके साथ अगर वॉर होता है इट कुड रिजल्ट इन लेबनान बीइंग रिटर्न टू स्टोन एज। तो हम लेबनान को उस हद तक पहुंचाएंगे कि स्टोन एज पीरियड में चले जाएगा, पूरा बर्बाद, पूरा साफ। याद रखना, इजराइल ये बोल रहा है कि अगर अभी वॉर हुआ ये हेजबोला के साथ, तो ये क्या है ये भी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये लेबनीज शिया इस्लामिस्ट लोग हैं, जैसे आपने कल भी देखे थे एस्टोनिया के, या फिर आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं इजराइल के वॉर के कारण, वो शिया कम्युनिटी जो है वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है उनको, और इनके बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। इजराइल ने यही बोला है अगर हिजबुल्लाह के साथ वॉर हुआ तो हम लेबनान को इस लेवल तक पहुँचाएंगे कि स्टोन एज पीरियड में लेबनान चला जाएगा, लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा, इस हद तक पहुंचाने वाले हैं वो। इतनी बड़ी वार्निंग दी है इजराइल ने। तो हिजबुल्लाह क्या है, हिजबुल्लाह के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हिजबुल्लाह एक लेबनीज शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, याद रखना। लेबनीज यानी लेबनान की, शिया एक मुस्लिम सेक्ट है, वो इस्लाम के हैं, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, और ये एक पैरामिलिट्री ग्रुप भी है, इनकी मिलिट्री भी है। तो अगर ये मिलिट्री के साथ इजराइल ने वॉर लड़ लिया तो पहले जो ये लेबनान है वो बहुत बुरा फंस जाएगा, ऐसा उनका कहना है। इट्स एक्शन हैव सिग्निफिकेंट रीजनल इम्प्लीकेशन एंड टेंशंस पर्सिस्ट बिटवीन हिजबुल्लाह एंड इजराइल। ये टेंशन चल रहे हैं और इजराइल के साथ पंगे लेना किसी बहुत यानी अपने आप को बहुत नीचे लाने के बराबर है जो देश पावरफुल नहीं है उनको, क्योंकि इजराइल काफ़ी पावरफुल देश है, उनकी आर्मी भी काफ़ी पावरफुल है। अब लेबनान न्यूज़ में आ गया, हिजबुल्लाह न्यूज़ में आ गया। अब लेबनान के बारे में जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लेबनान है, ये लेबनान है, ठीक है, ये लेबनान है। यहाँ पे आपको सीरिया देखने मिलता है, यहाँ जॉर्डन देखने मिलता है, यहाँ इजराइल है, पैलेस्टीन का यहाँ पे आपको वेस्ट बैंक देखने मिल रहा है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये सिप्रस है। ये अच्छे से लोकेशन देख लो, मेडिटेरेनियन सी में लग के हैं, आसपास सीरिया, इजराइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन सब देखने मिलता है। अब आगे की बात लेबनान के बारे में पढ़ते हैं। लेबनान एक बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा देश है, बहुत बड़ा आपने मैप में देखा बहुत छोटा है। लेबनान इज़ अ स्मॉल मिडल ईस्टर्न नेशन जो सिचुएटेड है ईस्टर्न कोस्ट में मेडिटेरेनियन सी के। मैंने आपको दिखाया मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट में आपको जो देखने मिलता है वो है लेबनान। इसके कौन कौन से देश के साथ बाउंड्री लग के है ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सीरिया के साथ अभी आपको मैंने दिखाया नॉर्थ में और ईस्ट में सीरिया आ रहा है, इजराइल आ रहा है इसके साउथ में। वेस्टर्न पार्ट जो है लेबनान, वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आपको देखने मिल रही है, और पानी वाली बॉर्डर वो सिप्रस नाम के देश के साथ भी शेयर कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा लेबनान, लेबनान के साथ यहाँ पे आपको सीरिया, ये लेबनान है, यहाँ पे आपको सीरिया देखने मिल रहा है, यहाँ इजराइल आपको देखने मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आप आओगे तो मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी के अलावा ये जो है ये पानी वाली बॉर्डर शेयर कर रहा है सिप्रस के साथ। आप देख रहे हैं पानी वाली बॉर्डर सिप्रस के साथ शेयर करता है। ये पूरा अच्छे से याद रखना, हर चीज़ इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपको उसका पता चल गया। अब आपको बता देता हूँ कि इसमें डिस्प्यूटेड बॉर्डर वन ऑफ द कंटेंशियस इशू, क्यों इन दो लोगों के झगड़े हो रहे हैं। झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण है वो है कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। लेबनान बोल रहा है उतना एरिया मेरा है, कुछ एरिया वो क्लेम कर रहे हैं, कुछ एरिया इजराइल बोलता है वो एरिया मेरा है जो आप बोल रहे हो वो। इस कारण ना इनके बहुत झगड़े चल रहे हैं, बहुत पहले से झगड़े हैं। दोनों की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चले तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एरिया एग्जैक्टली किसका है, तो इसीलिए ये लोग लड़ रहे हैं। 2006 में एक वॉर भी हुआ था बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह इन सदर्न लेबनान, ये वॉर भी हुआ और यहाँ पे फिर उन्होंने ब्लू लाइन बना, यहाँ पे एक ब्लू लाइन बना दी, पहले ही ब्लू लाइन
लाइन बना गई थी बाय यूएन आफ्टर इजराइल्स विड्रॉल फ्रॉम सदर्न लेबनान इन 2000 ईयर में। पहले इजराइल वहाँ रूल करता था। इजराइल जब वहाँ से निकल गया यूएन के साथ और ये सब बातचीत के बाद इजराइल ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया अपनी फोर्सेस। विड्रॉ करने के बाद उन्होंने एक लाइन बनाई है, जैसे इंडिया में रेडक्लिफ लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर्स बताती है, वैसे वहाँ पे ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन अच्छे से याद रखना। ब्लू लाइन किस देश की बॉर्डर्स बताती है? तो वो बताती है लेबनान की और इजराइल की ब्लू लाइन। और ये बना के किसने दी है? ये यूएन ने बना के दी है। जैसे आप कहते हैं हमारे इंडिया में जो रेडक्लिफ लाइन है, ये रेडक्लिफ लाइन बना के दी है ब्रिटिश ने, वैसे इनके यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो बना के दी है यूएन ने। ब्लू लाइन यहाँ पे बनाई जाती है। तो इस तरह से हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। और इसका जो करंट अफेयर का सोर्स था ये था अल जजीरा करके, ठीक है। उनके यहाँ का एक साइट है जिसपे उनके यहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली मिलती है। तो ये है लेबनान, फिर से अच्छे से याद रखना। ये देखो गोलन हाइट, ये भी न्यूज़ में था बीच में। आप लेबनान बोलिए, गोलन हाइट बोलिए, सीरिया बोलिए, पैलेस्टीन बोलिए, इजराइल बोलिए, सिप्रस बोलिए, सभी बोल। मेडिटेरेनियन सी ले लीजिए, रेड सी ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, ये पूरे के पूरे न्यूज़ में रहे। कल भी आपने एक सी देखा था, ये सब न्यूज़ में रहते हैं और ये हमेशा रहेंगे जब तक इजराइल का डिस्प्यूट चल रहा है, जब तक यूक्रेन और रशिया का डिस्प्यूट चलेगा तो उनके यहाँ के देश न्यूज़ में आते जाएंगे। तो ये एक और करंट अफेयर था आपका। उसके बाद आते हैं राइमोना नेशनल पार्क। हो सकता बहुत सारे लोगों ने इस नेशनल पार्क का नाम ही पहली बार सुना होगा, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अब आप इस नेशनल पार्क को जान लेंगे। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जो स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए डिक्लेयर किया जाता है। जब भी किसी एरिया को नेशनल पार्क बनाया जाता है तो उस एरिया में आपकी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क बनाना इसीलिए पड़ता है ताकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए। जैसे आप वहाँ पे फार्मिंग नहीं कर सकते नेशनल पार्क के अंदर, आप वहाँ पे अपने घर नहीं बना सकते हैं। तो जितनी नेशनल पार्क की बाउंड्री रहेगी उसके अंदर इवन आप जंगल सफारी पे भी जाओगे तो गाड़ी में से नीचे भी नहीं उतर सकते हो। यानी वहाँ पे क्यों बनाए जाते हैं नेशनल पार्क? नेशनल पार्क इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम कंजर्वेशन कर सके, हम कंजर्वेशन कर सके स्पीसीज़ का। स्पीसीज़ के कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क डिक्लेयर करके वहाँ पे कुछ स्पीसीज़ को कंजर्व किया जाता है, कुछ प्रोटेक्ट किया जाता है। फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसी किसी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है। अब यहाँ पे एक और नेशनल पार्क है और ये जो नेशनल पार्क है इसका नाम है राइमोना नेशनल पार्क। राइमोना नेशनल पार्क जो इसका सिलेबस सीधा सीधा एनवायरमेंट में जाता है। मेनलैंड सेरो करके है, ये याद रखना नाम। ये है एक जानवर मेनलैंड सेरो और वल्नरेबल मैमल स्पीसी। ये एक मैमल है, ये वल्नरेबल है यानी ये धोखे में रहने वाला एक स्पीसी है जिसका नाम है मेनलैंड सेरो। ये अच्छे से लिख के रखना। आपने इस बार भी एग्जाम में देखा कि स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। एनवायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, नेशनल पार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। राइमोना नेशनल पार्क पे आएगा, मेनलैंड सेरो पे आएगा। ये जो स्पीसीज है इसको आईयूसीएन भी अच्छे से लिख के रखना। आज ही वर्क कर लेना अपना, आईयूसीएन के बारे में इंफॉर्मेशन लिख के लाना। उसके अलावा मैंने आपको एक और वर्क दिया है एफसीआई के बारे में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। जो जो ऑर्गेनाइजेशंस दिखती है न्यूज़ में उसके ऊपर तुरंत पढ़ के रखना, बिल्कुल आपका प्री निकलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। आईयूसीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ अगर देखा गया हैज़ बीन साइटेड इन आसाम्स राइमोना नेशनल पार्क। याद रखना एक मेनलैंड सेरो है। मेनलैंड सेरो करके जो एक मैमल स्पीसी है, जो एक जानवर है, ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल यानी बहुत कम इसके पॉपुलेशन बचे हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसकी साइटिंग हुई है आसाम में। आसाम में ये दिखा और आसाम में जिस नेशनल पार्क में ये देखा गया है वो नेशनल पार्क है राइमोना नेशनल पार्क। तो राइमोना नेशनल पार्क में ये दिखा, बहुत अच्छी बात है। राइमोना नेशनल पार्क जो है कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रेटर मानस लैंडस्केप। तो मानस जो है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सब आपको नेशनल पार्क ये सब देखने मिलते हैं। तो मानस में, तो ये मानस का ही एक तरह से कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है। तो हम कहेंगे कंजर्वेशन एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, मानस में भी डाले जा रहे हैं, राइमोना में डाले जा रहे हैं, ताकि स्पीसीज़ को कंजर्व किया जाए वहाँ पे। और एक स्पीसी वहाँ पे दिखा। अब राइमोना नेशनल पार्क न्यूज़ में आ गया तो राइमोना नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। देखो राइमोना नेशनल पार्क, सबसे पहले राइमोना नेशनल पार्क जो है ये कहाँ लोकेटेड है? पहला क्वेश्चन तो आपको ये आ सकता है। तो वो आसाम में लोकेटेड है। आसाम में लोकेटेड है, बट किस देश के बॉर्डर पे लोकेटेड है? तो इंडो भूटान बॉर्डर पे लोकेटेड है, यानी भूटान के बॉर्डर पे आपको राइमोना नेशनल पार्क देखने मिलता है। अगला ज्योग्राफी और बाउंड्री। ये जो नेशनल पार्क है ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है भूटान के साथ, भूटान के पिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ। याद रखना पिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है
ये रायमोना नेशनल पार्क। वेस्टर्न पार्ट जो है इज मार्क्ड बाय संकोश रिवर। रिवर का भी नाम याद रखना, संकोश रिवर। इस रिवर के बारे में पढ़ लेना, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, यानी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कौन कौन से स्टेट से होती है, बहती है। देखो क्या क्या देखोगे, ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये रिवर, क्वेश्चन आने के चांस कहाँ कहाँ से। दूसरा, कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। तीसरा, फिर ये कहाँ पे जाके मिलती है, किस सी या फिर किस ओशन को ये जाके मिलती है। ये सब आपको नदी कोई भी अगर न्यूज़ में रहे तो उसके बारे में पहले देख लेना। तो संकोश रिवर जो होती है ये फॉर्मिंग इंटरस्टेट बाउंड्री, क्योंकि ये जो संकोश रिवर है बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड आसाम आपको ये देखने मिलती है। ये रहेगा एक आपको इंटरस्टेट बाउंड्री, यानी 2 स्टेट से जा रहा है ये। उसके अलावा ईस्टर्न पार्ट जो है इस ट्रांसवर्स बाय, ये याद रखना, सरल भागा रिवर। सरल भागा रिवर जो है ये आपको देखने मिलती है। एक और नदी है ये फ्लोइंग साउथवर्ड फ्रॉम भूटान, सारफंग डिस्ट्रिक्ट, भूटान से निकलती है सारफंग डिस्ट्रिक्ट से, और ये बहती है फिर आसाम से होते हुए सरल भागा रिवर। सरल भागा रिवर जो है इसको स्वरमांगा भी कहा जाता है, स्वरमांगा रिवर। तो ये जो रिवर है ये रिवर भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये रिवर्स के नाम अच्छे से याद रखना। अगली बात, ये तो हो गई इसके ज्योग्राफी और बाउंड्री के बारे में। अब वहाँ पे वेजिटेशन कौन कौन सा देखने मिलता है, फ्लोरा फौना कौन कौन से देखने मिलते हैं। रायमोना नेशनल पार्क जो है वहाँ पे काफ़ी डाइवर्स फॉरेस्ट है। डाइवर्स यानी जहाँ अलग अलग तरह के स्पीसीज़ देखने मिलते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने मिलते हैं। वो मॉइस्ट साल फॉरेस्ट वहाँ पे आपको देखने मिलता है। मॉइस्ट इसीलिए क्योंकि वहाँ बारिश अच्छी है। बारिश अच्छी होने के कारण वहाँ मॉइस्ट साल के जो पेड़ है उनका फॉरेस्ट बना हुआ है। और सब हिमालयन हाई एल्यूवियल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको दूसरे देखने मिलते हैं। तो हिमालय में रहने वाले, हिमालय के आसपास के पोर्शन सब हिमालय में रहने वाले हाइट पे बने हुए जो एल्यूवियल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सेमी एवरग्रीन में कुछ ऐसे होते हैं ट्रीज जो साल भर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डेसिडियस होते हैं, यानी कुछ कुछ अपने लीव्स को शेड करते हैं, लीव्स को शेड कर देते हैं, जैसे कि आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने मिलते हैं वैसे भी है। और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा वहाँ पे ही रहते हैं। उसके अलावा सवाना फॉरेस्ट भी देखने मिलते हैं यहाँ पे। ऑर्किड्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ, ऑर्किड आपको पता ही रहेंगे। तो ऑर्किड जो है एक फ्लोरा, एक तरह से हम कहेंगे कि वेजिटेशन है, बहुत अच्छे लगते हैं ऑर्किड्स से, फूल जैसे आपको देखने मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्पीसीज़ भी यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। रिवराइन ग्रासलैंड भी आपको देखने मिलते हैं, यानी पानी के आसपास रहने वाले जो ग्रासेस से ग्रासलैंड बनी होती है उस तरह की भी आपको यहाँ पे वेजिटेशन देखने मिलता है। तो बहुत सारे अलग अलग आपको यहाँ वेजिटेशन भी देखने मिल रहे हैं। वेजिटेशन के अलावा फौना की बात करें तो यहाँ पे गोल्डन लंगूर देखने मिलता है। जानवर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ये एरिया जो है जिसका नाम आपको पता है एक मिनट, हाँ क्या नाम रहेगा, राय। हाँ, तो ये जितने भी नेशनल पार्क रहेंगे सब याद रखना। इसके साथ साथ एक नेशनल पार्क ये भी जैसे मैंने आपको बताया वो रहेगा आपका रायमोना के अलावा एक और मानस। हाँ, मानस और ये सब अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा, है ना। रायमोना के अलावा ये लग के इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको पता चला कि रायमोना में गोल्डन लंगूर देखने मिलता है। उसके अलावा एशियन एलिफेंट भी मिलता है। एशियन एलिफेंट भी वहाँ पाए जाते हैं। एशियन एलिफेंट ही नहीं तो वहाँ पे आपको बंगाल टाइगर भी देखने मिलता है, जो स्ट्राइप जिसके वो जो भी आपको येलो कलर वाले टाइगर देखेंगे, बंगाल टाइगर, वो क्लाउडेड लेपर्ड देखने मिलते हैं। ठीक है, लेपर्ड आपको देखने मिलेगा। और रिसेंट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ने ये भी कहा है कि मेनलैंड सेरो जो है, हमको ये मेनलैंड सेरो के कारण ही न्यूज़ में रहा है। तो ये जो मेनलैंड सेरो जो है जिसको कैप्रिकॉर्निस, है ना, सुमैंट्रेनेसिस थार कहा जाता है, ये यूजुअली लो एलिवेशन पे देखने मिलता है। 96 मीटर अबव सी लेवल पे आपको देखने मिलता है ये वाला स्पीसी। ये एक मैमल है, ये बहुत हाइट पे नहीं देखने मिलता है, यूजुअली ये लो एलिवेशन पे देखने मिलता है। ठीक है, तो ऐसा कहाँ है, कुछ साइंटिफिक स्टडी ने, बहुत हाइट पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हाई एलिवेशन वाला भी एरिया है, बट वहाँ आपको मेनलैंड सेरो जाते हुए देखने नहीं, ये जो है ये मेनलैंड सेरो ये जाते हुए नहीं दिख रहा है ये एनिमल। तो ये एनिमल ज़्यादातर लो एरिया में देखने मिल रहा है। उसके अलावा मेनलैंड सेरो के बारे में कुछ आइडिया दे देता हूँ और फिर हम ये करंट अफेयर्स से आगे बढ़ेंगे। मेनलैंड सेरो, अब तक जो हमने आइडिया ली वो तो पूरे नेशनल पार्क के बारे में थी। अब मेनलैंड सेरो जो है ये एक मैमल है। मैमल जो होता है ये क्रॉस दिखता है आपको गोट और एंटेलोप का, यानी अगर एंटेलोप को बोलो या डियर बोलो तो डियर और गोट इनका एक कॉम्बिनेशन दिखता है आपको मेनलैंड सेरो में। ये वैसा मैमल है दिखने वाला जो गोट और एंटेलोप जैसा दिखता है। एल्टीट्यूड जो है बहुत हाइट पे नहीं जाएगा, फिर भी ये आपको 200 से 3000 मीटर तक जाते हुए दिख सकता है। वैसे
साइंटिफिक स्टडी तो कह रही है कि भाई 96 मीटर के आसपास ही देखने मिलता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा गया तो 200 से 3000 मीटर तक भी ये पहुंच सकता है। चल के जाना होगा उसको, थोड़ा सा मुश्किल होगा। बर्ड होता तो पहुंच गया रहता थोड़ा, है ना। फाउंड अक्रॉस कहाँ मिलता है? इंडो भूटान बॉर्डर पे देखने मिलता है। और फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको पता है फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भूटान में है। उसके अलावा रॉयल मानस नेशनल पार्क जो है वहाँ भी आपको देखने मिलेगा। अब कुछ पोर्शन उसका वहाँ तक जाता है, बट अगर आप देखोगे तो रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान, फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान, इंडिया में भी मानस नेशनल पार्क है, इंडिया का भी है, भूटान का भी है। अब ये ऐसे है क्योंकि एक फॉरेस्ट का एरिया है जो दो दो देशों तक शेयर होती है वो लैंड, और इसीलिए ये दोनों जगह जाना जाना करता है। इनकी कोई बाउंड्री थोड़ी, उसको पता थोड़ी ना है मुझे भूटान में रहना है कि इंडिया में रहना है, तो वो भूटान इंडिया आना जाना करते रहते हैं। ये वाले मेनलैंड सिरो जो होता है ये, है ना। अदर स्पीसीज जो इसमें देखने मिलता है, जापानीज सिरो भी देखने मिलेगा मेनलैंड सिरो के अलावा। रेड सिरो भी आता है और ताइवान भी आता है, या इसको फॉर्मोसन सिरो भी कहा जाता है। तो सिरो अलग अलग टाइप के हैं। दिखेगा आपको वो जानवर एक गोट और डियर का मिक्सचर, तो बहुत बढ़िया जानवर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पाया जाता है। अब हर जगह तो नहीं दिखता है ना। अब देखो जानवर जो है, जंगली जानवर वो डियर को खाते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए अलाउ है कि वो गोट को खाए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट इसको मारना अलाउड नहीं है, ये याद रखेगा। वल्नरेबल स्पीसी, और ये जो था इसका सोर्स था PTI। तो ये कुछ और भी सैरो के टाइप्स हैं। उसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अलग जो अगला करंट अफेयर है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये करंट इवेंट में ही इससे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। इंडिया हैड अचीव्ड एन आउटस्टैंडिंग आउटकम इन म्यूचुअल एवेल्युएशन कंडक्टेड ड्यूरिंग 2023-24 बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंडिया में बहुत अच्छे अचीवमेंट्स दिखा, आउटस्टैंडिंग आउटकम निकला इंडिया के लिए। ये क्या है पता चलेगा, बट इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है 2023-24 में। अब ये क्या है सबसे पहले देखते हैं। FATF रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस विद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी जो मनी की लॉन्ड्रिंग चलती है, मनी की लॉन्ड्रिंग करना यानी ब्लैक मनी उसको वाइट करना, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करना। जैसे कपड़ों की लॉन्ड्रिंग होती है, मैले हुए कपड़ों को आप लॉन्ड्री में देके उसको वाइट कराते हो, वही से कंसेप्ट निकला है। मैला हुआ जो पैसा है उसको आप वाइट कराते हो, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हो। तो इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काफ़ी अच्छे काम करके दिखाए हैं, ऐसा खुद FATF कह रहा है। FATF क्या है हम पता करेंगे। और ये भी कहा है कि जो फाइनेंसिंग टेररिज्म है, यानी टेररिज्म को जो फाइनेंसिंग होती है, जिस कारण प्रॉब्लम जा सकते हैं, क्योंकि टेररिस्ट जो है उनको फाइनेंस होने के कारण ही टेररिज्म की एक्टिविटीज़ इंडिया में बढ़ती है, उसको भी इंडिया ने रोका है, उसको भी काफ़ी कम किया है। और काउंटर जो है प्लोरीफरेशन फाइनेंसिंग, वही है कि बाकी भी चीज़ों को जो फाइनेंसिंग हो रही है कुछ फेक चीज़ों के लिए और बाकी चीज़ों से रिलेटेड, वो सब इंडिया रोक रही है। तो इंडिया काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखा रही है, ऐसा FATF कह रहा है। बट FATF जो भी कह रहा है, ये FATF है कौन जो इंडिया को इतना ज़्यादा इंडिया का नाम ले रहा है कि इंडिया ने इन चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है? ये तो पढ़ना होगा, इसीलिए FATF न्यूज़ में आ गया। FATF एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1980 में बनाया गया था, ये अच्छे से याद रखना। FATF ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड के लेवल पे काम करने वाला, इंटर गवर्नमेंटल यानी इसमें अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, इंटर यानी अलग अलग गवर्नमेंट्स यानी क्या, डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है, इसीलिए इसको इंटर गवर्नमेंटल कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन। और इसको 1989 में बनाया गया था, ये एक पॉइंट याद रखना। और इनिशियली इसका ऑब्जेक्टिव वही था कि सिर्फ एग्जामिन करना और डेवलप करना मेजर्स, कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए। मनी लॉन्ड्रिंग अगर हो रही है, ब्लैक मनी अगर वाइट हो रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा करप्शन करके उसको गलत एक्टिविटीज़ पे भी उस मनी को डाइवर्ट कर सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि वो देखे, वो एग्जामिन करे कि ऐसे सब काम कहाँ चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो उसको कैसा रोका जाए। ये इसके लिए काम करने वाला एक फोर्स है जिसको FATF कहा जाता है। 9/11 के अटैक हुए थे, 9/11 के अटैक जो है तो US में हुए थे। 9/11 का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि 9 यानी 9 तारीख और 11वां महीना यानी नवंबर, ऐसा नहीं है, वहाँ डेट उल्टी लिखी जाती है। ये जो है ये मंथ है, ये डेट है, यानी 11 तारीख को सितंबर महीने में ये अटैक हुए थे, है ना। तो अपन लिखते हैं 26/11, वो लिखेंगे 9/11, इसका मतलब दोनों का नवंबर नहीं है, हमारा 26 नवंबर है और उनका जो है वो है 11 सितंबर है। ऐसी चीज़ें आपको याद। तो डेट्स लिखने के सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, फॉर्मेट है, उसमें वो लिखते हैं। 9/11 के जो अटैक्स हुए थे US में, वो FATF जो है एक्सपैंडेड इट्स मैंडेट टू इनकॉर्पोरेट
यही है कि पहले क्या था, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग कैसे रोकना है, बट जब से अटैक हुए तब से क्या सोचा गया है कि टेररिज्म वाली जो एक्टिविटीज़ है उसको कैसा रोका जाए, इस पे भी अभी काम चल रहे हैं। अप्रैल 2012 में और एफर्ट्स डाले गए हैं कि प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वही है कि गलत चीज़ों के लिए जो यूज़ होते हैं और उससे वेपन खरीदे जाते हैं उस पैसे से, देखो ब्लैक मनी जो है उसका यूज़ करना, वेपन्स खरीदना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये सब चीज़ों के लिए भी यूज़ होते हैं, तो उसके ऊपर भी आज ये काम कर रहे हैं। तो मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन, बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाना, बड़े बड़ी चीज़ें लाना जिससे बहुत सारे लोग मर सकते हैं, ऐसे चीज़ों के लिए भी जो पैसा जा रहा है उसको भी कैसा रोका जाए, इसके ऊपर भी काम कर रहा है FATF। FATF अच्छा काम कर रहा है। FATF में अगर मेंबर्स की बात की जाए तो टोटल 39 मेंबर्स है FATF में, ये याद रखना। और इंडिया जो है वो इसका मेंबर है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है FATF के ऊपर। डायरेक्टली ऑप्शन में आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई FATF के बारे में, तो FATF का मेंबर इंडिया भी है। और आपको ये बता देता हूँ, इंडिया ने पहले ऑब्जर्वर करके ज्वाइन किया था। जब भी किसी देश को कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है तो कोई भी देश पहले यही चाहता है कि वो ऑब्जर्वर करके ज्वाइन करे। ऑब्जर्वर करके ज्वाइन करने के बाद उसके काम ऑब्जर्व किए जाते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उसके मेंबर बनते हो, नहीं आते तो आप उसके मेंबर नहीं भी बन सकते। तो 2006 में इंडिया ने इसको ये किया था ऑब्जर्वर करके, और 4 साल बाद इंडिया यहाँ का फुल टाइम मेंबर बन गया। FATF का इंडिया मेंबर है, जैसे UN और ये सब काफ़ी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वैसा एक FATF भी है। FATF के काम क्या है? FATF सबसे पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाता है कि कैसे कैसे ये चीज़ों को रोका जाए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब चीज़ों को। दूसरा, कंट्रीज़ उसको कितना फॉलो कर रहा है ये ध्यान रखता है। तीसरा, डिफिशियंसीज क्या कमी है और कौन सी पॉलिसी में चेंजेस लाने चाहिए, इसके ऊपर भी वो काम करता है। FATF हर देश को सोल्यूशन देता है और FATF के कारण ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो पा रही है, ये भी कहा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। लिस्ट देखिए, यहाँ पे लिस्ट होती है। FATF के पास 2 लिस्ट है, ये दोनों लिस्ट को याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एक लिस्ट को कहा जाता है ब्लैक लिस्ट, एक को कहा जाता है ग्रे लिस्ट। FATF 2 लिस्ट मेंटेन करना है। जहाँ पे हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन है, यानी हम कहेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट की फाइनेंसिंग जहाँ पे होने के चांसेस है ज़्यादा, वहाँ पे ब्लैक लिस्ट बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा, जिन पे ध्यान रखना है, उन देशों को ब्लैक लिस्ट में रखा जाना चाहिए। बाकी ग्रे लिस्ट है, जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, है ना, फिर जहाँ पे मॉनिटरिंग थोड़ी बढ़ाई गई है वो, बट उतनी नहीं जितनी ब्लैक लिस्ट में है। जहाँ चांसेस ज़्यादा है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल के उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद दूसरी लिस्ट आती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उतना ज़्यादा नहीं करना है जितना ज़्यादा ब्लैक लिस्ट में किया जा रहा था, बट थोड़ा बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है। ऐसी 2 लिस्ट है। करंटली नॉर्थ कोरिया और ईरान जो है वो ब्लैक लिस्ट में है। यहाँ सबसे ज़्यादा चलता है मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पे टेररिज्म वाले का ये सब यहाँ कहा जा रहा है। तो कोरिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान बहुत ज़्यादा। अब नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या ही कहे, तो नॉर्थ कोरिया हमेशा रहेगा, या फिर ईरान, ये 2 देश बहुत ज़्यादा माने जा रहे हैं। तो ये जो है ये एक और करंट अफेयर था FATF को लेके। FATF जो है ये न्यूज़ में रहा और इसका जो सोर्स था वो मनी कंट्रोल था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं FATF दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अच्छे से याद रखना, अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, उसके बाद आगे चलते। देखिए, आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते ही कवर हो जाता है। साल भर जो करंट अफेयर पढ़ता है उसका आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट होते जाता है। जैसे पोक्सो एक्ट आ गया, अभी पोक्सो एक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। अब इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि करंट अफेयर में ही आपको पढ़ने मिल रहा है। अब हुआ क्या है पोक्सो एक्ट में, इसका पोक्सो का फुल फॉर्म पहले जानना होगा। पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस बहुत कॉमन है हमारे सोसाइटी में। इंडिया में हम इतना पवित्र देश मानते हैं, इतना सब मानते हैं, बट इंडिया में बच्चों के साथ इस तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। और ये सेक्सुअल ऑफेंसेस करने वाले बाहर के लोगों से ज़्यादा घर वाले ही हैं। कोई रिलेटिव, कोई मामा, कोई चाचा, ये बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है हमारे सोसाइटी में। तो बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों के साथ जो केसेस होते हैं उस कारण उनके माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता है और लंबे समय तक वो डिस्टर्ब्ड रहते हैं अपने ज़िंदगी में। अब पॉलिटी का क्वेश्चन जा रहा है, पोक्सो एक्ट आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें रोकने के लिए पोक्सो एक्ट लाया गया था। पोक्सो एक्ट में हुआ क्या है, जो गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट ने थर्सडे को बेल दी है एक जुवेनाइल को। जुवेनाइल यानी कौन, जिसकी एज 16 साल के नीचे है उसको जुवेनाइल कहा जाता है। पहले अमेंडमेंट, पहले जो जुवेनाइल हुआ करते थे वो 18 साल के ऊपर के लोग
जो है वो एडल्ट और नीचे के लोग जुवेनाइल रखे गए थे। फिर एक दिल्ली में केस हुई, निर्भया केस। निर्भया केस के बाद अमेंडमेंट करके जुवेनाइल को बनाया गया 16 साल। अब 16 साल के नीचे के बच्चे अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो उनको बाल सुधार गृह में रखा जाता है। उनकी केस जुवेनाइल कोर्ट्स या फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत चलाई जाती है। उनको ऐसा नहीं रहेगा कि नॉर्मल जैसी केस चलती है वैसी चलेगी। पनिशमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तब ये नासमझ होते हैं बच्चे थोड़े, तो इनको इतनी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। पहले 18 साल के नीचे के बच्चों को जुवेनाइल कहा जाता था, 16 साल के, क्योंकि जब निर्भया केस हुई तो एक जो लड़का था उसकी एज 18 के नीचे थी, पर उसको ये पता था कि रेप कैसे किए जाते हैं। जब उसको इतना दिमाग है कि रेप कैसा किया जाता है और वो ऐसे ऑफेंसेस कर रहा है, तो ऐसे वक्त इतनी समझदारी आ रही है तो आपको एडल्ट करके ही ट्रीट करना चाहिए। इसलिए फिर जुवेनाइल एक्ट को 16 साल कर दिया गया, जुवेनाइल की एज। अब जुवेनाइल की एज 16 साल है। अब 16 साल होने के अलावा आपको जुवेनाइल को एक बेल दे दी है। हाई कोर्ट ने थर्सडे को एक जुवेनाइल को, यानी एक ऐसे दोषी व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्यूज था, उसके ऊपर उसके जो चार्जेस है वो पूरे ये नहीं हुए हैं, हम कहेंगे प्रूव नहीं हुए हैं, बट ये जुवेनाइल जो है, जो एक्यूज है रेप केस के लिए, और दूसरा ऑल्सो फेसिंग चार्जेस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ये पोक्सो एक्ट, इसमें उसको बेल दे दी गई है। इट हेल्ड दैट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चिल्ड्रन कोर्ट नीडेड टू एग्जामिन वेदर ही हैड मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी। तो उसको यही बोला है कि ये एक बच्चा है, ये एक जुवेनाइल है। कोर्ट ने बोला हम इसको सज़ा कहाँ से सुनाएं, ये तो जुवेनाइल है, इस पे चार्जेस लगे रेप के, इसके ऊपर चार्जेस लगे पोक्सो एक्ट के, क्योंकि जिसके साथ हुआ है वो बच्चे हैं छोटे। पोक्सो एक्ट है, पोक्सो एक्ट में माइनर के साथ होते हैं जो केसेस। 18 साल के नीचे के बच्चों के साथ अगर इस तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं तो पोक्सो में आ रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। अगर चिल्ड्रन है, इनके साथ अगर कुछ ऑफेंस हो रहे हैं तो इस करने वाला जो व्यक्ति था एक, वो जुवेनाइल था। इस जुवेनाइल को हाई कोर्ट ने बोल दिया कि हम बेल दे रहे हैं, बाकी आगे का फैसला जो भी सुनाएगा वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सुनाएगा, उसको क्या लगता है। और उसके अलावा ये अच्छे से याद रखना, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऊपर आपको पढ़ के रखना है, ये न्यूज़ में आ गया, कहाँ पे है, कब बनाया गया, क्या काम करता है, सब चीज़ें पढ़ के रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब वो बच्चा सच में मेंटली इतना बड़ा रेडी था क्या? अब मैंने बोला निर्भया रेप केस में वो बच्चा 17 साल का था। चलो भाई, 17 साल के बच्चे को दिमाग आ गया था, हमने उसकी एज जो है जुवेनाइल वाली वो 16 कर दी। अब ये जो गया ये 16 के नीचे है जिसने ये काम किए। अब इसीलिए सवाल उठ रहा है कि हाईकोर्ट उसको सज़ा दे कि नहीं दे, तो कैसे दे, तो वो तो जुवेनाइल है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सज़ा सुनाएगा। तो हाईकोर्ट ने वही बोला कि आप देखो, आपको क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि वो मेंटली और फिजिकली कैपेबल था ऐसे काम करने के लिए तो आप उसको सज़ा दे सकते हो, आपको देखना है कि आपको क्या करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई है, इसलिए पोक्सो एक्ट जो ये न्यूज़ में आ गया। अब यहाँ पे आगे चलते और देखते हैं बैकग्राउंड क्या है। अकॉर्डिंग टू द केस डिटेल, जुवेनाइल जो है वो रिलेशनशिप में था अपने स्कूलमेट के साथ। अब ये दोनों बच्चे ही थे, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जुवेनाइल है, एक के ऊपर जुवेनाइल वाला लगा है और वो पोक्सो एक्ट में ही गया है, क्योंकि जिसके साथ उसने ऐसा ऐसा किया है वो लड़की उसकी स्कूलमेट थी। अब देखो क्या है, हु वॉज ऑल्सो अ माइनर, इन दोनों के रिलेशनशिप थे। रिलेशनशिप यानी जो भी होंगे, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे वो दोनों। अब रिलेशनशिप में होने के बाद वो माइनर था, माइनर थी लड़की। गर्ल हैड डाइड बाय सुसाइड, वो लड़की जो है जब उसके साथ इस तरह से कुछ फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाए गए उसके बाद लड़की ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया। आफ्टर ऑन द डे हर एल्डर सिस्टर एज 22 ईयर्स फाउंड हर अलोन एट होम विद जुवेनाइल। उसकी जो बहन है ये दोनों घर में थे और कुछ तो भी जो भी अब यहाँ पे चल रहा होगा घर पे इन दोनों के बीच में। ऐसे वक्त उसकी एक बड़ी बहन आती है उस लड़की की, और उस लड़की की जो बड़ी बहन थी 22 साल की, उसने उन दोनों को उस हालत में देख लिया। जब उस हालत में देख लिया तो उस लड़की जो थी उसको क्या हुआ, तो द सिस्टर हैड स्कोल्डेड, वो जो छोटी बहन थी उसको बहुत डांटा गया, उसको मारा गया और ये चीज़ें वो फेस नहीं कर पाई, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़का जो है क्या ये सच में रेप कर रहा था, क्योंकि केस तो रेप की लगाई गई। ऐसा कहा जा रहा है इस लड़की के घर वालों से कि वो लड़का रेप कर रहा था, बट काफ़ी एविडेंसेस से ये पता चल रहा है कि वो लड़का रेप नहीं कर रहा था, ऑलरेडी ये दोनों रिलेशनशिप में थे, इसलिए वो कंसेंट के साथ ही हो रहा था जो भी हो रहा था उन दोनों के बीच में। बट घर वालों के डर के कारण, घर वालों के डांट के कारण, घर वालों के मारने के कारण वो लड़की सुसाइड कर लेती है। पकड़े जाने के कारण वो अनकंफर्टेबल फील करने लगी और सुसाइड कर लेती है। बट फंस कौन गया, तो वो लड़का फंस गया। इसीलिए हाईकोर्ट ने बोला कि हम इस पर काम नहीं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देखेगा कि क्या होना चाहिए इस केस में।
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये केस लग जाती है उस लड़के पे, क्योंकि जिस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए गए थे वो लड़की 18 साल के नीचे थी। अब यहाँ पे क्या होता है, इट एम्स टू एड्रेस ऑफेंसेस, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो भी होते हैं, वो ये एक्ट एक बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, उनके साथ अगर कुछ सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो किसी भी व्यक्ति जो ये काम कर रहा है उसके ऊपर पोक्सो एक्ट लगाया जाता है। पोक्सो एक्ट बहुत ईजी नहीं है, बहुत खतरनाक एक्ट है, ये लग गया है तो बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। इट वॉज एनेक्टेड एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडियन रेटिफिकेशन यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1992 में। यूनाइटेड नेशन ने पूरे वर्ल्ड में देशों को ये कहा था कि आप अपने देश में बच्चों को बचाने के लिए ऐसे एक्ट्स बनाइए, और इसीलिए इंडिया ने भी ऐसा एक्ट बनाया। इट इज जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन, इसमें कुछ ऐसा लड़का लड़की वाला नहीं है, दोनों कवर होते हैं, लड़कों के साथ वाले ऑफेंस, लड़कियों के साथ वाले ऑफेंस। एज इट डिफाइंड अ चाइल्ड एनी पर्सन, लड़का हो या लड़की हो वो चाइल्ड ही रहता है, तो जिसके साथ भी होंगे दोनों आएंगे, बस एज जो है वो 18 के नीचे रहेगी। 18 के नीचे एज अगर किसी की है और उसके साथ ऐसे ऑफेंस हो रहे हैं तो वो अंडर दिस एक्ट उसकी केस चलाई जाती है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, इट कंसिडरिंग नॉन रिपोर्टिंग, अब यहाँ पे देखिए नॉन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स, सो एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ अ सेक्सुअल ऑफेंस इन्वॉल्विंग अ सबऑर्डिनेट फेसेस पनिशमेंट। यानी देखो, अगर क्राइम के बारे में आपने नहीं बताया और छुपा के रखा तो वो जो व्यक्ति छुपा रहा है उसको भी पनिशमेंट हो सकती है, ऐसा इस एक्ट में लिखा है। बच्चे को नहीं, एक्सक्लूडिंग वो बच्चे, क्योंकि बच्चे थोड़ी ना इतना दिमाग रहेगा कि वो कंप्लेंट करेंगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करता हूँ या करती हूँ। तो जो भी लोगों को पता है अगर उन्होंने छुपाया तो उनको भी पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए छुपाया नहीं जाना चाहिए। यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं दी है कि कितने टाइम में आपने क्या करना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, बट इवन आफ्टर ईयर्स, आप कई सालों बाद भी, जैसा आज किसी के साथ कोई रेप हुआ तो कई 2-3 साल बाद भी उसके रिलेटेड कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, बट रिपोर्ट करना ज़रूरी है। विक्टिम की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, बताया नहीं जाता है कि किसके साथ हुआ है, ना यहाँ पे उस लड़की का नाम बताया जाएगा जिसने सुसाइड किया है, और ना ही उसके घर वालों के कुछ आइडेंटिफिकेशन दिए जाएंगे, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ऐसा इस एक्ट ने कहा है। इसलिए डरिए मत, बिल्कुल कंप्लेंट कीजिए। सोसाइटी से कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, बट ऐसे चीज़ों के लिए शांत रहना ये सबसे बड़ा क्राइम है। अगर आप आपके यहाँ किसी के साथ इस तरह की हरकतें होते हुए देख रहे हो तो यू शुड रिपोर्ट टू द अथॉरिटी कि ऐसा ऐसा हुआ है। नॉन रिपोर्टिंग अगर है तो वो भी एक गुनाह है, वो भी आप एक क्राइम कर रहे हो उस बच्चे को सिचुएशन में डाल के। ऐसे ही करने से ही तो यहाँ पे बच्चों के साथ होने वाले जो भी एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, वो रुक सकते हैं। यहाँ पे याद रखेगा पोक्सो एक्ट के कुछ की प्रोविजंस सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा जो है वो कितने साल के नीचे रहना चाहिए? 18 साल के, ये आपको बता दिया। वो बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन चलेगा केस में, और इन्वेस्टिगेशन ऐसा कहा है कि 2 महीने के भीतर कंप्लीट कर देना है, ज़्यादा लंबा केस को खींचना नहीं है। जब एफआईआर फाइल हुआ, जैसे कंप्लेंट फाइल हुई, एफआईआर बना, एफआईआर बनने के बाद इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में ख़त्म करना है और केस 6 महीने में ख़त्म करना है। 6 महीने में केस के रिजल्ट आने ही चाहिए। स्ट्रिक्ट है यहाँ पे रूल्स, बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे लंबा खींचा हुआ कोई भी काम। यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट जो होता है वो एग्रेवेटेड कहा जाता है जब अब्यूज चाइल्ड जो है मेंटली इल है। अगर जिसके साथ ये क्राइम हो रहा है अगर वो मेंटली इल है तो ये बहुत बुरा ऑफेंस माना जाता है, ये बहुत सीरियस ऑफेंस रहेगा अगर किसी मेंटली इल बच्चे के साथ आप ऐसा कर रहे हो या कोई ऐसा कर रहा है तो। एब्यूज इज कमिटेड बाय मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस, पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, जैसे मैंने बताया मिलिट्री वाले कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट कर रहे हैं, या पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट जिसके पास उस बच्चे को छोड़ा गया है वो कर रहा है, या कोई भी अथॉरिटी कर रही है जैसे कि फैमिली मेंबर, पुलिस ऑफिसर, टीचर, डॉक्टर, पर्सन, मैनेजमेंट। ये जो लोग कर रहे हैं इनका ऑफेंस बहुत ही एग्रेवेटेड माना जाएगा और इनको बहुत बुरा पनिश किया जाएगा। नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट इनको मिलेगी जिनको बच्चे को संभालने की जिम्मेदारियां दी थी, उसके बावजूद भी वो बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। रिगरस इम्प्रिजनमेंट है और जो ऐसा करेगा उसको 10 साल से ज़्यादा सज़ा सुनाई जाएगी और ये सज़ा मिनिमम 10 साल की होगी और 10 साल से लेके तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक की सज़ा सुनाई जाती है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र के तक की सज़ा सुनाई जा सकती है और पनिशमेंट जो है वो आपको भी उसमें आपको ये भी लगेगा, फ़ाइन भी लगाई जाएगी, फ़ाइन इतने रुपए फ़ाइन। उसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूँ, इट मेक्स प्रोविज़न
फॉर अवॉइडिंग रीविक्टिमाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, है ना, यानी यहाँ पे यही कहा है कि फिर से उस बच्चे के साथ ऐसा ना हो, इसके भी इसमें कुछ प्रोविजन है। यानी इट मैंडेटरी टू रिपोर्ट सच केसेस एज इट मेक लीगल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन अवेयर ऑफ द ऑफेंस। जिसको पता है उसने कंप्लेंट करनी चाहिए, नहीं करेगा तो वापस बच्चे के साथ वही हर बार होते रहेगा। जब तक कंप्लेंट नहीं होती तब तक वो ऑफेंस करने वाला व्यक्ति नहीं रुकेगा। इसीलिए कंप्लेंट करना ज़रूरी है। अगर कंप्लेंट नहीं की तो फिर 6 महीने तक की सज़ा उसको हो सकती है जो ये चीज़ छुपा रहा है, चाहे वो बच्चे के माँ बाप क्यों ना हो। अगर बच्चे के माँ बाप छुपा रहे इस डर से कि मेरे ही फैमिली मेम्बर कुछ इसके साथ किया है, तो फिर उन माँ बाप को भी 6 महीने की सज़ा हो सकती है। छुपाना बहुत बड़ा क्राइम है। इट प्रिस्क्राइब पनिशमेंट टू द पीपल। अगर बच्चों को बेचा जा रहा है सेक्सुअल पर्पज़ के लिए तो फिर इसमें पनिशमेंट भी इसमें अलग से दी है। और इतना ही नहीं तो फॉल्स कंप्लेंट अगर कोई फाइल करता है उसके लिए भी यहाँ पे हम कहेंगे कि पनिशमेंट है। जैसे ये वाली जो केस है इसमें ये चांसेस है कि फॉल्स कंप्लेंट फाइल की जा रही है उस बच्चे के ऊपर जिसने ऐसा किया है, क्योंकि दोनों रूम में मिले हैं और दोनों कंसेंट से ही जो भी हो रहा था वो होते हुए दिखा है। ऐसा लग नहीं रहा था कि रेप हो रहा है, या फिर ये भी पाया गया है कि इन दोनों के पहले से ही रिलेशन थे। तो क्यों उस लड़के को फंसाया जा रहा है? अगर ये प्रूव हो गया कि वो लड़के को फंसाया जा रहा है तो जो लोग फंसा रहे हैं उनको भी यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। 2019 में यहाँ अमेंडमेंट किया गया, मिनिमम पनिशमेंट 7 साल की कर दी गई। 7 साल की पहले थी, 7 के 10 साल कर दिया गया। 2019 के पहले कम से कम पनिशमेंट 7 साल की होती थी, आज कम से कम पनिशमेंट 10 साल की होती है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया इस लॉ को। इट फर्दर एड्स दैट अगर पर्सन कमिट करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो एज ऑफ 16 ईयर्स, अगर यहाँ इस तरह के कुछ सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं ऐसे बच्चे के साथ जो 16 साल के नीचे है तो उसको 20 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। 20 साल से लेके तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए। ये वो वाली उम्र कैद नहीं है जिसमें आपको ये लग रहा है कि 14 साल की, ये दूसरी वाली है, ये लाइफ वाली है, मरने तक जेल में रहेंगे। 20 साल कम से कम और मरने तक जेल में, या फिर उसके साथ साथ फाइन भी 16 साल के नीचे के बच्चों के साथ अगर करते हो तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। बच्चों को बचाना ज़रूरी है क्योंकि बचपन में जो इम्पैक्ट पड़ता है उस कारण आने वाला पूरा फ्यूचर डिसाइड होता है कि बच्चा सबको उसी नज़र से देख के वो डरा रहता है अपने आप में। तो बचपन आपका डिसाइड करता है आपने बचपन में क्या देखा, वैसे ही आपका माइंड बड़े होने तक डेवलप होते जाता है उसी एनवायरनमेंट के जैसा। अगर आपने बचपन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे तो वो इश्यूज से आपको बहुत, आपका ब्रेन डरा हुआ होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है और आपका माइंड वैसे ही डेवलप होते जाता है। अगर किसी के साथ किसी ने कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया तो उसको हर व्यक्ति उस तरह से वो डाउटफुली देखता है उसके तरफ, क्योंकि उसको बचपन में उसने चीज़ें फेस की है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि बच्चों को ऐसे चीज़ों से बचाया जाए और हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जब भी ऐसा कुछ दिखा तो कंप्लेंट फाइल करें। तो पोक्सो एक्ट जो है ये न्यूज़ में रहा और इसका जो सोर्स था वो था द इंडियन एक्सप्रेस। तो ये रहे आज के करंट अफेयर जिसमें हमने आज पढ़ा है कुछ करंट अफेयर्स और अभी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बट अब पहले हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़े। हमने पोक्सो एक्ट पढ़ा, पोक्सो एक्ट के अलावा हमने FATF पढ़ा, FATF के अलावा हमने रायमोना नेशनल पार्क पढ़ा, उसके अलावा एक हमने देश पढ़ा लेबनान नाम का, और सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो था केस फॉर बफर फूड पॉलिसी। अब बारी आज के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की। एमसीक्यूज़ को देखिए, आंसर्स को सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर्स को लिखना है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ में आते हैं तो सबसे पहला जो एमसीक्यू आपको देखने मिल रहा है उसमें देखिए कुछ नाम दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे है 1, यहाँ पे लिखा है बट क्लियर नहीं दिख रहा। 1 पे इजराइल, 2 पे सीरिया, 3 पे ईरान, 4 पे इजिप्ट। कितने देश शेयर कर रहे हैं अपनी बाउंड्री लेबनान के साथ? सही ऑप्शन आपको ढूंढना है। ए में लिखा है ओनली 1, बी में लिखा है ओनली 2, सी में लिखा है ओनली 3 या डी में लिखा है ऑल 4। आपको इसके सही ऑप्शन जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो रायमोना नेशनल पार्क और कुछ नेशनल पार्क्स को लेके देखने मिल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग नेशनल पार्क। पहला रायमोना नेशनल पार्क, दूसरा मानस नेशनल पार्क, तीसरा काजीरंगा नेशनल पार्क, चौथा ओरांग नेशनल पार्क। इसमें से कितने नेशनल पार्क्स आसाम में लोकेटेड है? पहला ऑप्शन है ओनली 1, दूसरा ऑप्शन है ओनली 2, तीसरा ऑप्शन है ओनली 3 और चौथा ऑप्शन है ऑल 4। उसके बाद आपको चौथा जो है, तीसरा जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है तीसरा क्वेश्चन, और उसका आंसर भी हम दे सकते हैं। FATF को लेके है। FATF पे ऐसा क्वेश्चन UPSC या किसी भी एग्जाम में आ सकता है। पहला है FATF इज ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1989 में बनाया गया था। दूसरा है करंटली इंडिया जो है वो ब्लैक लिस्ट में आता है FATF के। कितने ऑप्शंस ऊपर दिए गए में
में से करेक्ट है। पहला है ओनली वन, दूसरा है टू ओनली वन ओनली, दूसरा टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी नाइदर वन नॉर टू। ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो ये रहे आज के पूरे एमसीक्यूज और ये रहे आपके करंट अफेयर्स। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा वीडियो का, वहाँ पे आपको आंसर्स भी करेक्ट मिल जाएंगे। जो जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके नाम मैं देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि कितने लोग करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करें और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ भी डेली मिलती रहेगी और पीडीएफ में से अच्छे से नोट्स बना के आप लोग अच्छे से करंट अफेयर्स में परफेक्ट बनिए। एमसीक्यू ज़्यादा आ रहे हैं, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो कल हम फिर से मिलेंगे अगले करंट अफेयर के लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।